welcome to the Science Hub. Myself Shreyas Patel, and here in the UGC Net Forensic Science series, we are going to learn drug of abuse. And in this video, we are going to discuss about what is drug, classification of drugs, scheduling of drugs, what is drug of abuse, and different other terminologies such as drug tolerance, drug dependence, cross tolerance, and cross dependence. According to WHO, a drug is any substance that is used or proposed to be used to modify or explore physiological structures or pathological states for the benefit of the recipient. मतलब कि एक ऐसा स्टफ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो यूज किया जाता है और प्रपोज टू बी यूज to modify or explore physiological structure or pathological states for the benefit of the patients. Drugs are defined differently by various drug control laws. Various drug control laws है और उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है ड्रग्स की. गवर्नमेंट रेगुलेशंस एज मेडिसिन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज. तो ये सब लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए. तो डेफिनेशन ऑफ ड्रग इन फार्माकोलॉजी. अब हम फार्माकोलॉजी के हिसाब से ड्रग की डेफिनेशन देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस. क्या है? ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज और अदरवाइज यूज्ड टू एनहेंस द फिजिकल और मेंटल वेलबींग. क्या है फार्माकोलॉजी के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजी अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज इन द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और अदरवाइज यूज टू एनहेंस द फिजिकल और मेंटल वेलबींग. फॉर क्रॉनिक डिसऑर्डर ड्रग कैन बी प्रिस्क्राइब फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन और ऑन द रेगुलर बेसिस. अब क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए ड्रग कैन बी लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब की जा सकती है या तो फिर रेगुलर बेसिस के लिए दी जा सकती है. फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग. ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस ऑफ देयर यूज डिफरेंट ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर पर्पस. तो दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन दिए गए ड्रग्स के. तो फर्स्ट वन इज थेराप्यूटिक ड्रग एंड सेकंड वन इज साइकोएक्टिव ड्रग. तो पहले हम देखते हैं थेराप्यूटिक ड्रग. A therapeutic drug is a substance that has healing or preventive properties in relation to certain disease. Therapeutic drug एक ऐसा substance है कि which has healing or preventive properties in relation to the certain disease or is administered to enable a medical diagnosis. थेरापेटिक ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके जिसके पास हीलिंग और प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज है फॉर द सर्टेन डिसीज एंड एडमिनिस्टर किया जाता है फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस. The drug in common therapeutic use that may be classified chiefly into the following four categories. तो therapeutic drugs mainly four categories में classified की गई है. तो first one is analgesic and antipyretic. Second one is antihistaminic. Third one is antidepressants and fourth one is tranquilizers. तो थेराप्यूटिक ड्रग फोर कैटेगरी में क्लासिफाई की गई है. पहले एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स, सेकंड वन इज एंटीहिस्टामिनिक, थर्ड वन इज ट्रैंक्विलाइजर्स एंड फोर्थ वन इज एंटीडिप्रेसेंट्स. तो पहले हम देखते हैं एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स. तो क्या है? दीज आर द ड्रग्स दैट रिलीव पेन सच एज एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन सोडियम एंड मोर्फिन. Analgesics are the drugs that used to relieve pain such as aspirin, ibuprofen and morphine. तो aspirin and related drugs are called non-steroidal anti-inflammatory drugs. एस्पिरिन एंड अदर जो एनाल्जेसिक्स है उसको एक कैटेगरी में डाला गया है, वो है एनसेड्स. एनसेड्स का फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. तो एनसेड इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट स्टॉप्स पेन बाय रिड्यूसिंग फीवर एंड इन्फ्लेमेशन. तो एनसेड कैटेगरी की जो ड्रग है वो ग्रुप ऑफ ड्रग है कि जो पेन रिड्यूस करती है बाय रिड्यूसिंग द फीवर एंड इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. फिर है मॉर्फिन. तो वी ऑल नो दैट कि मॉर्फिन इज अ नार्कोटिक. तो मॉर्फिन एंड अदर ओपिएट्स रिड्यूस पेन. अब मॉर्फिन एंड अदर ओपिएट्स भी पेन रिड्यूस करता है क्योंकि वो डिप्रेसेंट्स है. तो मैकेनिज्म ये है कि मॉर्फिन एंड अदर ओपिएट्स रिड्यूस द पेन बाय अटैचिंग टू स्पेसिफिक साइट्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द सीएनएस. वो सीएनएस के स्पेसिफिक साइट पे जाके अटैच होगी और उसकी वजह से पेन रिड्यूस होगा. बाय डूइंग सो दे ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, दे रिले द सेंसेशन ऑफ पेन टू द ब्रेन. तो मॉर्फिन और रिलेटेड ओपिएट्स क्या करेंगे कि सीएनएस पे वो क्या करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स को ब्लॉक करेंगे. अगर ट्रांसमिशन ब्लॉक हो गया सिग्नल्स का
तो क्या सेंसेशन ऑफ पेन फील ही नहीं होगा? सो मॉर्फिन एंड अदर ओपिएट्स वर्क लाइक दिस, कि जो क्या करेगा, सीएनएस को जाके बाइंड करेगा स्पेसिफिक साइट पे, और नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक कर देगा, और हमें सेंसेशन ऑफ पेन फील नहीं होगा। फिर है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन रिड्यूस पेन बाय इनहिबिटिंग द प्रोसेस दैट कॉज इट। क्या है एस्पिरिन, क्या करेगी? रिड्यूस द पेन बाय इनहिबिटिंग द प्रोसेस दैट कॉज इट। तो जैसे कि हमने बताया कि फीवर एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो सकता है, तो एस्पिरिन टारगेट करेगी इन्फ्लेमेशन को, कि जो इन्फ्लेमेशन अगर कम हो जाएगा तो फिर पेन भी कम हो जाएगा। सो एस्पिरिन रिड्यूस पेन बाय इनहिबिटिंग द प्रोसेस दैट कॉज इट, व्हाइल मॉर्फिन इंटरसेप्ट्स द सिग्नल आफ्टर इट इज प्रोड्यूस। एस्पिरिन क्या करेगा कि सिग्नल जहां से जनरेट हो रहा है, पेन का सिग्नल जहां से जनरेट हो रहा है, मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन और फीवर है, उसको, वो प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। वाइल मॉर्फिन क्या करेगा, सिग्नल तो प्रोड्यूस हो गया है पेन का, बट वो सिग्नल का ट्रांसमिशन ब्लॉक करेगा। द साइड इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन लीड इट टू बी क्लासिफाइड एज अ नार्कोटिक। अब ये जो मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स है उसकी वजह से उसको क्लासिफाई किया गया है एज अ नार्कोटिक। द डिफरेंट मैकेनिज्म एक्सप्लेन व्हाई मॉर्फिन इज एडिक्टिव and aspirin is not, and also why morphine has a higher potential for abuse and aspirin has a low potential। तो ऐसे कई सारे रीजंस और मैकेनिज्म है कि जिससे आप कह सकते हैं कि मॉर्फिन इज एडिक्टिव एंड एस्पिरिन इज नॉट, एंड व्हाई मॉर्फिन हैज आल्सो हाई एंड व्हाई मॉर्फिन हैज आल्सो हाई पोटेंशियल ऑफ अब्यूज एंड व्हाइल एस्पिरिन हैज अ लो पोटेंशियल। ये हमने देख लिया एनालिसिस। अब हम देखते हैं एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक आर द अदर पार्ट, की एंटीपायरेटिक इज अ टाइप ऑफ ड्रग दैट इज यूज टू रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब कि फीवर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको डिक्रीज करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं वो है एंटीपायरेटिक। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक के एग्जाम्पल कौन से थे? एस्पिरिन एंड अदर ड्रग्स ऑफ एनसिड कैटेगरीज एंड मॉर्फिन ऑल्सो, एंड एंटीपायरेटिक्स में पैरासीटामोल। फिर है एंटी हिस्टामिनिक। तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ थेरापेटिक ड्रग्स है। These are the drugs which antagonize the action of histamine। दो टर्म्स होती है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब इफेक्ट को बढ़ाएगी, और एंटागोनिस्ट मतलब इफेक्ट को कम करेगी आफ्टर बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। क्या है दो टर्मिनोलॉजी से, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या करेगी, रिसेप्टर्स के साथ अगर बाइंड करेगी तो वो इफेक्ट को इंक्रीज करेगी, एंड अंटागोनिस्ट उसका अपोजिट। तो एंटीहिस्टामिनिक क्या है? दीज आर द ड्रग्स व्हिच एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। These are commonly used in allergic disorder and other conditions, commonly cold. The common preparation include promethazine hydrochloride, diphenhydramine. Its fatal dose is about 1 gram. And other antihistaminic जो most common है, आपने नाम सुना ही होगा, वो है सिट्रेजिन। फिर है एंटी डिप्रेशन की, वो थर्ड कैटेगरी है। तो दीज आर द ड्रग्स विच आर जनरली यूज्ड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्या है? एंटी डिप्रेशन आर द ड्रग विच आर यूज्ड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर टू ट्रीट द एंडोजिनस डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन किस में यूज होती है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर टू ट्रीट एंडोजिनस डिप्रेशन। This drug have initial sedative effects, which is followed by an antidepressant effect within a week or more। क्या है? एंटी डिप्रेशन में दो इफेक्ट्स होती है। इनिशियली वो क्या होगा? सीडेटिव इफेक्ट देगा, बट आफ्टर वीक और मोर वो एंटी डिप्रेशन इफेक्ट देगा। Commonly used antidepressant drugs are imipramine, amitriptyline, etc. Amitriptyline एक ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग है। फिर है ट्रैंक्विलाइजर्स।
तो ट्रैंक्विलाइजर्स आर द ड्रग्स दैट प्रोड्यूस अ जनरल ट्रैंक्विलिटी विदाउट द इम्पेयरमेंट ऑफ हाई थिंकिंग फैसिलिटीज or the inducement of the sleep to reduce the tension and anxiety of mental patients. Tranquilizers like reserpine and chlorpromazine are useful. Chlorpromazine, also known as neuroleptic. फिर आते हैं हम साइकोएक्टिव ड्रग्स की जो सेकंड कैटेगरी है ड्रग्स की। तो साइकोएक्टिव ड्रग also known as psychopharmaceutical or psychotropic drug is a chemical substance that acts principally upon the CNS system where it affects the brain function resulting in the modification in perception, mood, consciousness, cognition and behavior. क्या है साइकोएक्टिव ड्रग्स की जो प्रिंसिपली एक्ट करेगी CNS सिस्टम पे, उसकी वजह से ब्रेन अफेक्ट होगा और ब्रेन का फंक्शन अफेक्ट होगा एंड दस it results in modification of perception, mood, consciousness, cognition and behavior. फिर है these substance may be used recreationally to purposefully change one's consciousness or for ritual, spiritual और shamanic purposes. क्या है अब ये जो उसकी इफेक्ट्स है उसकी वजह से ये रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है या तो फिर कोई पर्सन की कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए भी यूज हो सकता है, रिचुअल एंड स्पिरिचुअल पर्पस के लिए भी यूज होता है। और एग्जांपल है एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक्स और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर दिस टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक ड्रग्स आल्सो हैव थेराप्यूटिक एक्टिविटी। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक ड्रग्स। तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स in the body, psychoactive drugs are divided into the four categories. पहली है narcotics, second one is stimulant, third one is depressants and fourth one is hallucinogens. तो narcotics क्या है? तो narcotics word come from the Greek word narkotikos. It means a state of lethargy. नार्कोटिक्स वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है नार्कोटिकोस, that means a state of lethargy. This group comprises of substances that act on the CNS and bring relief from discomfort and produce sleep. ये क्या करेगी? CNS पे इफेक्ट देगी और उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट से रिलीफ मिलेगी एंड स्लीप को प्रोड्यूस करेगी। द ओरिजिन ऑफ मोस्ट नार्कोटिक्स इज ओपीएम। मोस्टली जो भी नार्कोटिक ड्रग्स है वो ओपीएम से ओरिजिनेट होती है। ओपीएम इज अ स्टिकी मिल्की जूस obtained from the unripe pod of the poppy. Poppy मतलब पेपेवरम सोमनिफेरम। एग्जाम्पल ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, सिंथेटिक ओपिएट्स एक्सेट्रा। तो इफ कोई पर्सन नार्कोटिक्स को अब्यूज करता है तो उसमें ये फॉलोइंग सिम्टम्स एंड साइन दिखे जाएंगे। तो पहला है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सैलो ब्रीथिंग, स्मॉल प्यूपिल्स और डायलेटेड प्यूपिल्स, ब्लड शॉट आईज, नोजिया, वॉमिटिंग, पुअर जजमेंट एंड कंफ्यूजन। फिर सेकंड कैटेगरी है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स मींस इंक्रीज द इफेक्ट और फंक्शन। क्या है स्टिमुलेंट्स की जो फंक्शन को इंक्रीज करेगा? तो स्टिमुलेंट कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स द माइंड, वेक वन अप एंड यूफोरिया but do not affect the perception. These drugs are also referred in the terminology of speed. ये एक स्लैंग नेम है और street name for the stimulants. स्पीड यानी कि स्पीड अप करेगी फंक्शंस को। तो एग्जांपल है कैफीन, निकोटीन, कोकेन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज एम्फेटामाइन। फिर आते हैं हेलुसिनोजेंस। तो हेलुसिनोजेंस क्या है? कैटेगरी कंप्रेस ऑल दो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट अल्टरेशन इन नॉर्मल थॉट प्रोसेस, परसेप्शन एंड द मूड। हेलुसिनोजेंस एक ऐसी कैटेगरी है कि जहां पे सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है डिस्टिंक्ट अल्टरेशंस इन नॉर्मल थॉट प्रोसेस की जो थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। थॉट प्रोसेस अल्टर्ड, थॉट प्रोसेस अल्टर हुई तो क्या? परसेप्शन विल बी ऑल्सो अल्टर्ड and mood is also altered. These are a number of substances with varying chemical compositions that have hallucinogenic
प्रॉपर्टीज। तो एग्जांपल है एलएसडी। एलएसडी मतलब डाइसर्जिक एसिड, डाइथैलामाइड। फिर है पीसीपी, फेनसाइक्लिडीन, डीएमटी, डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन, mescaline, psilocybin. And the fourth category is depressants. तो depressants मतलब reduce in function. तो depressant क्या है? This category consists of all the sleep inducing drugs, calmative, anxiety reducing, anesthetizing substance which induces perceptual changes like dream sequence and also often bring to the mind the feeling of euphoria. Depressants क्या करेगा? स्लीप इंड्यूस करेगा, उसे कामनेस फील होगी, एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, और उसमें आता है एनेस्थेटिक सब्सटेंस की जो स्लीप प्रोड्यूस के लिए यूज होता है एक्सेट्रा। मेन एग्जांपल इज अल्कोहलिक बेवरेजेस सच एज इथेनॉल। फिर है बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स। वी ऑल नो दैट बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स आर द टॉप मोस्ट सेलिंग drugs of the pharma company. फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द फॉरेंसिक केमिस्ट्री। तो फॉरेंसिक केमिस्ट्री के हिसाब से 4 कैटेगरी दी गई है ड्रग्स की। तो पहली है प्रीडेटर ड्रग्स, सेकंड इज क्लब ड्रग्स, थर्ड वन इज ह्यूमन परफॉर्मेंस ड्रग एंड फोर्थ इज इनहेलर। तो प्रीडेटर ड्रग्स क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज डे ट्रैप ड्रग। These are the substances that are used to incapacitate a person, typically a woman, for sexual purposes. Current day trip drugs aside from alcohol are ketamine, रोफिनॉल। रोफिनॉल आर ऑल्सो नोन एज फ्लूनिट्रिजेपाइन। फिर है जीएचबी, गामा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, एंड रिलेटेड कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रीडेटर्स एंड डे ट्रिप ड्रग्स। व्हेन अ प्रीडेटर ड्रग इज मिक्स्ड इन अ ड्रिंक, क्या है प्रीडेटर ड्रग जब ड्रिंक में मिक्स करेंगे, द इफेक्ट कैन रेंज फ्रॉम डिसओरिएंटेशन टू अनकॉन्शियसनेस एंड लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब ये जो इफेक्ट है प्रीडेटर ड्रग की, उसकी वजह से ये रिलेटिव ड्रग बोला गया है, क्योंकि वो क्या करेगा, डिसोरिएंटेशन कॉज करेगा, अनकॉन्शियसनेस स्टेट करेगा और लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो अगर वुमन के साथ रेप हो रहा तो उसको पता नहीं चलेगा आफ्टर दैट इवेंट कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वहां पे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। फिर है क्लब ड्रग्स। तो क्लब ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द रिक्रिएशनल पर्पस एट पार्टीज एंड क्लब्स frequented by young people. Many of these drugs are also predator drugs. अब जो क्लब ड्रग्स है, it can also be a predator drug. Examples include ketamine, rofinol, ecstasy means MDMA, stimulant and mild hallucinogen related to amphetamine. MDMA क्या है? A stimulant and mild hallucinogen related to amphetamine. Other hallucinogens such as LSD, psilocybin, mushrooms are sometimes included in this group, as are PCP and methamphetamine. ये methamphetamine and PCP भी club drugs कैटेगरी में आते हैं। One apparent reason for their popularity is misconception that the club drugs are less dangerous than the drugs such as cocaine and heroin. अब ये जो drugs है एम्फेटामाइन, कीटामाइन, रोफिनॉल, एक्सटेसी, तो उसमें एक मिसकंसेप्शन है कि ये ड्रग्स लेस डेंजरस है कंपेयर टू द कोकेन एंड हेरोइन, बट ऐसा नहीं है। these drugs are same dangerous as the drugs such as cocaine and heroin. फिर है ह्यूमन परफॉर्मेंस ड्रग्स। तो नाम से आपको पता चल ही जाएगा कि जो ह्यूमन परफॉर्मेंस को चेंज करेगा। चेंज मतलब परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा और परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेगा। मतलब परफॉर्मेंस को स्टिमुलेट करेगा और डिक्रीज करेगा मतलब इम्पेयरमेंट। तो दिस ग्रुप इंक्लूड सब्सटेंस दैट इंप्रूव और इम्पेयर द परफॉर्मेंस। या तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा या तो फिर इम्पेयर करेगा। मोस्ट नोटेबली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड अल्कोहल। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है? ह्यूमन परफॉर्मेंस ड्रग है कि जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगी
और अल्कोहल क्या है, परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेगा, मतलब कि इम्पेयरमेंट कॉज करेगा। द फॉर्मर कंसिस्ट ऑफ डजन्स ऑफ ड्रग, मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बेस्ड ऑन द मेल हार्मोन testosterone. These are abused by athletes as young as a high school age in attempt to increase their muscle mass and decrease recovery time after the trainer's training and competition. फिर है inhalants. तो inhalants are inhaled, most of which not drugs at all. Includes paint thinners, nitrous oxide, gasoline, cleaners, nail polish, and so on. Essentially, any substance that has a volatile component. ये एक मेन चीज है एसेंशियली कि कोई भी सब्सटेंस की विच हैज अ वॉलेटाइल कंपोनेंट कैन बी यूज्ड एज अ इनहेलेंट, एंड इन जनरल दिस सब्सटेंस हैव डिप्रेसेंट इफेक्ट्स सिमिलर टू दोस ऑफ अल्कोहल। और ये जो इनहेलेंट्स की इफेक्ट्स है वो सिमिलर टू द डिप्रेसेंट्स है कि जो कॉज करता है अल्कोहल। तो ड्रग ऑफ अब्यूज इज एनी सब्सटेंस that because of some desirable effect is used for some purpose other than that intended. The intended use of the substance could be for therapeutic effects. Example, as with opiates such as morphine and diamorphine, which are used clinically to alleviate severe pain. But some persons find the effect opiates produce pleasurable and hence take the drug for non-therapeutic purpose. अगर कोई पर्सन थेराप्यूटिक ड्रग को नॉन थेराप्यूटिक पर्पज के लिए यूज करता है उसको हम बोलेंगे ड्रग ऑफ अब्यूज। ये हमने देख लिए एक डेफिनेशन ड्रग ऑफ अब्यूज। अनदर डेफिनेशन ऑफ द टर्म ड्रग ऑफ अब्यूज इज एनी सब्सटेंस द पोजेशन और सप्लाई ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ। एक ऐसा सब्सटेंस की जिसका पोजेशन एंड सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट ऑन द यूजर। क्यों? क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट होगी यूजर पे। तो ऐसे ड्रग का पोजेशन एंड सप्लाई को हम बोलेंगे ड्रग ऑफ अब्यूज। सच ड्रग्स आर नॉन एज कंट्रोल और शेड्यूल सब्सटेंस। They comprise both licit material, means those manufactured under the license such as morphine, amphetamine, and benzodiazepines, and the illicit products such as clandestine factories, example methamphetamine, MDMA, LSD, and heroin, and some natural products such as cannabis and magic mushrooms. तो हम देखते हैं शेड्यूलिंग ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस। तो अकॉर्डिंग टू द सिंगल कन्वेंशन बाय यूएन, तो नार्कोटिक ड्रग्स can be classified into 4 categories which known as schedule 1, schedule 2, schedule 3 and schedule 4। तो हम schedule 1 देखते हैं। schedule 1 में है substance with addictive properties presenting a serious risk of abuse। addictive properties भी है प्लस सीरियस रिस्क ऑफ अब्यूज भी है। तो उसके डिग्री ऑफ कंट्रोल है वेरी स्ट्रिक्ट एंड द ड्रग इन द शेड्यूल 1 आर सब्जेक्ट टू all measures of control applicable to drugs under this convention, and example है cannabis and its derivatives, cocaine, heroin, methadone, morphine and opium। फिर है सेकंड शेड्यूल की शेड्यूल 2, सब्सटेंस नॉर्मल यूज फॉर मेडिकल पर्पस एंड गिवन द लोवेस्ट रिस्क ऑफ अब्यूज। ऐसे ड्रग की जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज की जा सकती है एंड लोवेस्ट रिस्क ऑफ अब्यूज। तो उसके लिए कंट्रोल है लेट्स टेक एग्जांपल है कोडीन, डाइहाइड्रोकोडीन एंड शेड्यूल 3, तो प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड इन शेड्यूल 2 एज वेल एज द प्रिपरेशन ऑफ कोकेन। तो शेड्यूल 2 में जो लिस्टेड ड्रग्स है उसके प्रिपरेशंस को ऐड किया गया है शेड्यूल 3 में एज वेल एज द प्रिपरेशन ऑफ कोकेन। तो उसके लिए कंट्रोल है लीनियंट है। अकॉर्डिंग टू द WHO दिस प्रिपरेशन प्रेजेंट नो रिस्क ऑफ अब्यूज। प्रिपरेशंस ऑफ कोडीन, डाइहाइड्रोकोडीन एंड प्रोपिराम, तो ये कफ सिरप में होते हैं सब। फिर है शेड्यूल 4, तो द मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस ऑलरेडी लिस्टेड इन शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में हमने देखा कि एडिक्टिव प्रॉपर्टीज है एंड सीरियस रिस्क ऑफ अब्यूज है। तो शेड्यूल 4 में क्या लिखा है? द मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस ऑलरेडी लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 व्हिच आर पर्टिकुलरली हार्मफुल एंड ऑफ एक्सट्रीमली लिमिटेड मेडिकल और थेराप्यूटिक वैल्यू। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल देखते हैं वेरी स्ट्रिक्ट, लीडिंग टू अ कंप्लीट बैन ऑन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ट्रेडिंग, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical or scientific research। एग्जाम्पल है हेरोइन की जो कंप्लीटली बैन है।
and abusive potential very high and many साइड इफेक्ट्स है। तो ये हमने देख लिया शेड्यूलिंग ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस। अब हम देखते हैं शेड्यूलिंग ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पे भी 4 शेड्यूल्स दिए गए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 1 में क्या है, सब्सटेंस प्रेजेंटिंग अ हाई रिस्क ऑफ अब्यूज। क्या है, हाई रिस्क ऑफ अब्यूज है, प्लस सीरियस थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ एंड वेरी लिटल और नो थेरापेटिक वैल्यू। तीन चीज है यहाँ पे कि हाई रिस्क ऑफ अब्यूज है, सीरियस थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ है एंड वेरी लिटल और नो थेरापेटिक वैल्यू। तो उसके लिए कंट्रोल वेरी स्ट्रिक्ट है। यूज इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक और लिमिटेड मेडिकल पर्पजेस। एग्जाम्पल है एलएसडी, लाइसर्जिक डाइथामाइड, फिर है एमडीएमए विच इज नोन एज एक्सटेसी, मेस्कालिन एंड टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, डेल्टा 9 टीएचसी। फिर है शेड्यूल 2। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटिंग अ रिस्क ऑफ अब्यूज, सीरियस थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ विच आर लोअर और मॉडरेट थेरापेटिक वैल्यू। तो शेड्यूल 2 के लिए कंट्रोल है लेस स्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल है एम्फेटामाइन्स एंड एटीएस, एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स। फिर है शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 आर द सब्सटेंस प्रेजेंटिंग अ रिस्क ऑफ अब्यूज posing a serious threat to the public health which are of moderate और high therapeutic value। तो मेन यहाँ पे थेरापेटिक वैल्यू में ही चेंजेस है। शेड्यूल 1 में क्या था, वेरी लिटल और नो थेरापेटिक वैल्यू। शेड्यूल 2 में है लो और मॉडरेट थेरापेटिक वैल्यू, वाइल शेड्यूल 3 में है मॉडरेट टू हाई थेरापेटिक वैल्यू। एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल है, these substances are available for the medical purposes। एग्जाम्पल है बार्बिटूरेट्स इंक्लूडिंग एमोबार्बिटल एंड ब्यूप्रेनोफिन। फिर है शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 में हम देखते हैं सब्सटेंस प्रेजेंटिंग अ रिस्क ऑफ अब्यूज posing a minor threat to a public health with a high therapeutic value। उसमें भी रिस्क ऑफ अब्यूज तो है, पब्लिक हेल्थ को थ्रेट भी है, लेकिन वेरी माइनर एंड थेरापेटिक वैल्यू इज वेरी हाई। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल, these substances are available for the medical purposes and includes tranquilizers, analgesic, narcotics including halobarbital, diazepam, lorazepam, phenobarbital and temazepam। Diazepam, lorazepam and tenazepam are category of benzodiazepines and phenobarbital is category of barbiturates। Now let's see what is drug dependence। तो repetitive use of any substance that produce an optimal state of well-being because of their positive reinforcing effects in the CNS। तो रिपीटेटिव यूज करता है कोई पर्सन किसी चीज का, क्योंकि उसकी वजह से कुछ रीइंफोर्सिंग इफेक्ट्स आ रही है सीएनएस पे, तो वो एक टाइम के बाद उस पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ड्रग डिपेंडेंस आर ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एंड सेकंड वन इज द फिजिकल डिपेंडेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो यहाँ पे मेन है मोटिवेशनल कंपोनेंट, great subjective need, compulsion and drive to get the drug, will take drug periodically, although physical dependence for a drug may not occur, drug seeking behavior is present। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में क्या है, फिजिकल डिपेंडेंस तो नहीं है बट ड्रग सीकिंग बिहेवियर प्रेजेंट है। हैबिचुएशन है, जस्ट लाइक द ड्रग, ड्रग इफेक्ट सर्व एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर, कि उसको नीड महसूस होगी, उसकी वजह से वो ड्रग लेगा और वो पॉजिटिव रीइंफोर्स करेगी इफेक्ट। एंड नो टॉलरेंस इंक्रीज, ये मेन चीज है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में, कि नो टॉलरेंस इंक्रीज इन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। while physiological dependence, तो physiological dependence, the body needs the drug for normal physiological functions। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में उसने सोच लिया है कि मुझे ड्रग की जरूरत है, लेकिन फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस में उसकी बॉडी को नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए ड्रग्स की जरूरत। टेंड टू इंक्रीज डोज बिकॉज ऑफ द टॉलरेंस, टॉलरेंस की वजह से डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर वो ड्रग नहीं लेता है तो फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे विच इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड प्रिडिक्टेबल ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्रप्ट रिमूवल ऑफ द ड्रग।
Psychological dependence is also present in physiological dependence. तो हमने देख लिया साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, टू टाइप्स ऑफ द ड्रग डिपेंडेंस. फिर है ड्रग एडिक्शन. तो द ड्रग यूज एंड ड्रग सीकिंग बिहेवियर ऑफ डिपेंडेंट इंडिविजुअल. क्या ड्रग यूज एंड ड्रग सीकिंग बिहेवियर ऑफ डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स इज मेंटेन्ड बाय द रीइंफोर्सिंग एक्टिविटी ऑफ द सीएनएस of the drug despite its negative social, psychological and physical consequences. So physiological effects including negative reinforcers such as symptoms of withdrawal may be involved and high tendency to relapse. Next है drug tolerance. So after chronic use, the same amount of drug is insufficient to cause the desired effect and thus more drug is used. Suppose person A है, वो suppose use करता है 5 mg of drug for 6 months and gets effect. But after 6 months, यही जो सेम डोज है 5 mg वो इफेक्ट नहीं देता, तो उसको इफेक्ट के लिए हाई डोज लेना पड़ेगा ऑफ द सेम ड्रग, तो उसको हम बोलेंगे ड्रग टॉलरेंस. तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, एक्स एक्सिस पर है ड्रग डोज एंड वाई एक्सिस पर है इफेक्ट. तो ग्राफ देखिए, नॉर्मल के लिए ड्रग डोज कम है और टॉलरेंस के लिए ड्रग डोज ज्यादा है, तब जाके इफेक्ट मिलती है. And drug tolerance is compensatory response. There are two types of drug tolerance. The first one is innate tolerance and the second one is the acquired tolerance. फिर है drug cross dependence. When a drug is administered to achieve the same outcome as that the another drug. Suppose कि कोई कैटेगरी की ड्रग है एनाल्जेसिक, तो उसमें कोई भी दो ड्रग लेते हैं, ड्रग ए एंड बी. तो पहले मैं ए यूज करता था, उसके बाद मैं बी यूज करता हूँ फॉर द सेम आउटकम. तो एग्जांपल दिया गया है हेरोइन एंड मेथाडोन. In a heroin user, methadone can be substituted for heroin in preventing the withdrawal syndrome. So such type of drug are also used to preventing the withdrawal syndrome. फिर है drug cross tolerance. So when an individual has become tolerant to a drug and requires higher than the normal dose of a second drug to have its effects. क्या है कि become tolerant to a drug and requires higher dose than the normal dose of a second drug to have its effects, such as barbiturates, benzodiazepines, amphetamine, cocaine, barbiturates, benzodiazepines and anesthetics. तो डिफरेंस क्या है ड्रग क्रॉस डिपेंडेंस एंड क्रॉस टॉलरेंस में? तो इन जनरल देयर इज क्रॉस डिपेंडेंस एंड क्रॉस टॉलरेंस बिटवीन ड्रग्स ऑफ द सेम क्लास बट नॉट बिटवीन द ड्रग्स इन डिफरेंट क्लास. क्या है, ड्रग के जो क्रॉस डिपेंडेंस है एंड क्रॉस टॉलरेंस है, वहां पे दो डिफरेंट ड्रग्स होती है एंड में, लेकिन ये दोनों डिफरेंट ड्रग सेम क्लास की होनी चाहिए, तो ही क्रॉस डिपेंडेंस एंड क्रॉस टॉलरेंस आएगा. एक्सेप्शन है, there is some cross tolerance between sedative hypnotics and volatile intoxicants. Thus, a person tolerant to barbiturates will require more anesthesia than a non-tolerant person. Second exception is LSD type drugs such as tryptamine group and the phenylethylamine have a cross tolerance for each other but not with other hallucinogens. तो आज के वीडियो में हमने देखा व्हाट इज ड्रग, classification of drug, forensic classification of drugs, फिर what is drug of abuse and different terminologies such as drug tolerance, drug dependence, cross tolerance and cross dependence. So if you like the video, please hit the like button and subscribe our channel, and notes आपको description में मिल जाएगी. Thank you.